एपिसोड 44। उस पर ड्रैगन सोल की शक्ति जोड़ दो तो अब रेयांश की असली लड़ाई की ताकत सचमुच आसमान छूने लगी थी। सिर्फ रेयांश ही गहराई से समझ सकता था कि इस समय वो कितना शक्तिशाली हो गया था। जब वो ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर पर था, तब भी उसने ड्रैगन नस्क क्षेत्र आठवें स्तर के भरत राजवंशी को मार डाला था। अब उसकी शक्ति मूल रूप से 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके पूरे शरीर से निकलती खूनी और हथियारे किसी आभा ने वहां मौजूद लगभग सभी लोगों की पीठ पर पसीना ला दिया। रेयांश अब पूरी तरह से युवा पीढ़ी के स्तर से ऊपर उठ गया था। वो कुलई नगर के शीर्ष स्तर के योद्धाओं में पहुंच गया था और आज राजवंशी कुल प्रमुख की आंखें भले ही गुस्से से लाल थीं, लेकिन जब उसने रेयांश को खड़े होते हुए देखा और उसकी उन खून जैसी लाल आंखों में झांका, तो उसने सच में अपनी किस्मत को मान लिया। जब रेयांश खड़ा हुआ तो आज रात की लड़ाई को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। नायक कुल के पूर्वज और बाकी लोगों ने भी अपने विरोधियों को छोड़ दिया। वे अर्जुन नायक और मीरा देवी के साथ मिल गए और स्तब्ध होकर अब के रेयांश को देखते रहे। भले ही उन्हें पता था कि रेयांश और भी शक्तिशाली होता जाएगा, फिर भी उनके दिलों में तूफान उठ रहा था। नायक कुल आगे नहीं लड़ना चाहता था और अब नायक कुल के पास रेयांश जैसा अद्भुत योद्धा भी था। अगर सचमुच लड़ाई हुई तो राजवंशी कुल को भारी नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए नायक कुल ने लड़ना बंद कर दिया। और राजवंशी कुल भले ही गुस्से में था, लेकिन राजवंशी कुल प्रमुख की रोक के कारण किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। अब राजवंशी कुल के घर में रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। नायक कुल के पूर्वज ने रेयांश को देखा और कहा, रेयांश बेटा, चलो घर वापस चलते हैं। रेयांश को तो लग रहा था कि आज राजवंशी कुल के सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब उसने इस बुजुर्ग के ठंडे चेहरे को देखा तो उसे समझ आ गया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। नायक कुल के पूर्वज और राजवंशी कुल के बीच आखिर इतने लंबे समय तक दोस्ती रही थी, आज इतना बड़ा बदलाव हुआ था तो इस बुजुर्ग के दिल में जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा। राजवंशी कुल ने नायक कुल के साथ बेरहमी की थी। नायक कुल ने पहले ही भरत राजवंशी और जतिन राजवंशी को मार दिया था और विराट राजवंशी तथा भीष्म राजवंशी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, इसलिए और ज्यादा खून बहाने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर रेयांश ने अपना ड्रैगन सोल वापस ले लिया। उसके पूरे शरीर की चेतना शक्ति वापस हल्के लाल रंग में बदल गई, जो सामान्य चेतना शक्ति से सिर्फ 4 गुना शक्तिशाली थी। इस समय रेयांश का सुंदर चेहरा और उसकी शांत आभा को देखकर कोई भी उसे कुछ पल पहले के उस खूनी योद्धा से नहीं जोड़ सकता था। लेकिन इस रूप में रेयांश को देखकर नायक कुल के लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। जब रेयांश नायक कुल के लोगों के बीच में आया तो उन सभी की आंखों में सम्मान और प्रशंसा की झलक थी। यह देखकर रेयांश थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तभी उसकी नजर अचानक मीरा देवी पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए रेयांश को देख रही थी, जो लोगों से घिरा हुआ था। जब रेयांश ने उसकी तरफ देखा तो वो शर्मिंदगी से अपना सिर झुका गई। उसके दिल में सिर्फ पछतावा ही बचा था और एक तरफ यशवंत नायक खड़ा था, जिसके चेहरे पर दर्द था और वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। तभी यशवीर नायक और लावण्या नायक रेयांश के पास आए। लावण्या थोड़ी शर्मिंदा होते हुए बोली, आज की बात के लिए सचमुच तुम्हारा धन्यवाद। तुमने न सिर्फ हमें बचाया, बल्कि हमारे पूरे नायक कुल को बचाया। तुमने हम सभी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुमसे बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे पहले तुम्हारे साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगनी है। सच में माफ करना। मुझे उम्मीद है कि आगे हम अच्छे ममेरे भाई बहन बन सकें, बिल्कुल तुम्हारे और आराधना की तरह। ठीक है? यशवीर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सच में माफ करना। पहले हम बहुत संकीर्ण सोच के थे। हमें लगता था कि तुम हमारे नायक कुल के लिए कलंक हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम ही असली नायक हो। तुमने ही हमें सिखाया कि किसी को भी एक तरफा नजरिए से नहीं देखना चाहिए। सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से सम्मान पाने पर सच कहूं तो रेयांश को थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे वह उनके साथ और भी अच्छा व्यवहार करता, और जो उसके साथ बुरा करे वह उनके साथ और भी बुरा। अरे ठीक है, इतना शुक्रिया मत बोलो। मैं तो बस अपना बदला लेना चाहता था और साथ में तुम लोगों की भी मदद हो गई। रेयांश का लहजा और चेहरे के भाव इतने मजेदार थे कि यशवीर, लावण्या और नायक कुल के कुछ अन्य युवा सदस्यों का तनाव कम हो गया। सभी हंसने लगे। रेयांश ने सिर उठाकर देखा तो अर्जुन नायक भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। रेयांश समझ गया कि यशवीर और लावण्या को उसके पास आने के लिए अर्जुन नायक ने ही प्रेरित किया था। इस बड़े मामा के प्रति रेयांश के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं था। अर्जुन नायक हमेशा उसके साथ न अच्छा व्यवहार करते थे न बुरा, और रेयांश का सिद्धांत था कि जो बुरा नहीं उससे वो नफरत नहीं करता। अपने आसपास इतने सारे स्नेहिल चेहरे देखकर रेयांश को अचानक लगा कि नायक कुल भी काफी गर्मजोशी से भरा था। बस पहले जब वो एक लापरवाह और निकम्मा इंसान था, तब उसका व्यवहार सचमुच लोगों को निराश करने वाला था। फिर उसकी नजर सबसे आगे चल रहे नायक कुल के पूर्वज पर पड़ी। इस समय यह बुजुर्ग अकेला सबसे आगे चल रहा था। अर्जुन नायक ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने उसे वापस भेज दिया। जब अर्जुन नायक को कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने रेयांश को भेजने का सोचा। अब नायक कुल में रेयांश की स्थिति तेजी से बढ़ गई थी। वो अब केवल युवा पीढ़ी के नंबर 1 योद्धा के स्तर पर नहीं था। जब रेयांश नायक कुल के पूर्वज के पास पहुंचा
तो उसने देखा कि इस बुजुर्ग की आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। अपने कई सालों के भाई से विश्वासघात और उस पर अपनी सभी संतानों को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया, यह आघात उनके लिए बहुत बड़ा था। जब रेयांश पास आया तो नायक कुल के पूर्वज ने उसे देखा। फिर नजदीक आते नायक कुल के घर की तरफ देखते हुए धीरे से बोले, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आगे क्या करना है। लेकिन बेटा, तुम्हें एक सलाह देता हूं। अगर भविष्य में तुम बाहर की दुनिया में घूमोगे और अपने भाई बंधु बनाओगे तो हमेशा उनके दिल को परखना, देखना कि उनके अंदर जहर है या खून। रेयांश ने सोचते हुए कहा, मैं समझता हूं, आपके दिल में खून है और वो राजवंशी बुढ़ा तो जहर की बोतल निकला। नायक कुल में वापस लौटने के बाद नायक कुल के पूर्वज मुख्य स्थान पर बैठ गए। फिर उन्होंने रेयांश को अपने बगल में बिठाया। बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। रेयांश की इस खास जगह को देखकर किसी के मन में कोई आपत्ति नहीं थी। नायक कुल के पूर्वज ने धीरे से चाय की एक चुस्की ली और बोले, आज की घटना के लिए सबसे ज्यादा गलती मेरी है, इसलिए मैं पहले तुम सभी से माफी मांगता हूं। मैं एक बुजुर्ग होते हुए भी मैंने तुम सभी को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया। अर्जुन नायक ने उनका हाथ पकड़ते हुए गंभीरता से कहा, पिताजी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। हम सभी जानते हैं कि यह आपकी गलती नहीं है। दोष तो सिर्फ उस क्रूर और धोखेबाज राजवंशी कुल प्रमुख का है। हाँ दादाजी, हम सभी समझते हैं। जब युवा पीढ़ी ने उन्हें समझाया तो नायक कुल के पूर्वज का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उनकी नजर अपनी सभी संतानों पर घूमी। आज की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि नायक कुल ने इतनी बड़ी मुसीबत झेली, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी जानते थे कि यह सब एक व्यक्ति की वजह से संभव हुआ था जिसने पूरी स्थिति को पलट दिया। नायक कुल के पूर्वज की नजर आखिर में सिर झुकाए यशवंत नायक पर पड़ी। उनकी आंखों में सख्ती आ गई। उन्होंने कहा, यशवंत, तुम खड़े हो जाओ। अर्जुन नायक को पहले से ही पता था कि घर लौटने के बाद उनके पिता यशवंत पर गुस्सा होंगे, लेकिन बुजुर्ग का चेहरा इतना कठोर देखकर वो भी कुछ नहीं कह सके। दरअसल अगर यशवंत ने अंत में वो हरकत न की होती तो आज का मामला बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। यशवंत की वजह से ही नायक कुल और राजवंशी कुल में भयंकर युद्ध हुआ और आज नायक कुल का सबसे बड़ा उपकारी भी लगभग मारा जा रहा था। यशवंत, तुम्हारे पास क्या कहने को है आज की स्थिति के लिए? यशवंत ने सिर उठाया। इस समय वो बहुत शांत था। उसने एक लंबी सांस ली और रेयांश तथा नायक कुल के पूर्वज को देखते हुए कहा, पिताजी, मेरे पास कुछ नहीं कहने को। आज मेरा मकसद सिर्फ अपने बेटे के लिए न्याय पाना था, लेकिन मैं असफल रहा और अब मुझे दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। धम! नायक कुल के पूर्वज ने जोर से मेज पर हाथ मारा। युवा पीढ़ी तुरंत चुप हो गई। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी पछतावा नहीं है? हमारे अपने घर के झगड़े हम अपने घर में ही सुलझाते हैं। कब से हमें दुश्मनों की मदद से अपने ही परिवार के सदस्यों को खत्म करने की जरूरत पड़ने लगी? यशवंत नायक ने अपने होंठ काटे, लेकिन कुछ नहीं बोला। उनका यह बेकार सा रवैया देखकर नायक कुल के पूर्वज को इतना गुस्सा आया कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, जतिन की बात हो तो मुख्य कारण भले ही रेयांश था, लेकिन उसका अपना मन भी काफी कमजोर था। इतना कमजोर मन हो तो रेयांश न होता तो भी न जाने किसके हाथों मरता। बेटे को नहीं सिखाया तो ये पिता की गलती है। तुमने सारा दोष दूसरों पर डाल दिया। क्या यही हमारे नायक कुल का तरीका है? नायक कुल के पूर्वज की यह बात सुनकर यशवंत नायक पूरी तरह चौंक गया। उसकी आंखों में दर्द भरा आया। उसने मुट्ठी कस ली और मन ही मन सोचा, पिताजी सही कह रहे हैं। इतने सालों से मैंने ही जतिन को बिगाड़ा। अगर मैं हर बात में उसे मनमानी नहीं करने देता और हर छोटी मोटी बात पर उसके लिए खड़ा ना होता तो उसका मन इतना कमजोर नहीं होता। यशवंत, आखिर में तुम्हारे बेटे को मारने वाले तुम खुद ही हो। इस एहसास उसे आत्मग्लानि और दर्द की गहराई में धकेल दिया। यशवंत नायक की आंखों में दर्द देखकर एक पिता होने के नाते नायक कुल के पूर्वज कैसे नहीं समझते। उन्होंने एक लंबी सांस ली और रेयांश से कहा, आज उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे कैसी सजा देनी है ये तुम तय करो। नायक कुल के पूर्वज ने फैसले का अधिकार रेयांश को दे दिया। सभी लोग पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर सोचा तो ये बात समझ में भी आई। सभी उत्सुकता से रेयांश को देखने लगे। नायक कुल इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरा था। सच कहूं तो किसी के भी दिल में ये नहीं था कि किसी को सजा मिले, लेकिन रेयांश का स्वभाव थोड़ा समझना मुश्किल था। आज यशवंत नायक ने उसे लगभग मरवा दिया था, तो उसके मन में गुस्सा होना भी स्वाभाविक था। जब सभी उसे देख रहे थे, खासकर आराधना नायक जिसके चेहरे पर विनती के भाव थे, तो रेयांश का दिल भी पिघल गया। रेयांश जानता था कि अगर उसे नायक कुल में रहना है तो यशवंत नायक के मामले को पूरी तरह से सुलझाना होगा। सभी की तनाव भरी निगाहों के बीच रेयांश यशवंत नायक के सामने खड़ा हो गया। मैं अनजाने में आपके बेटे की मौत का कारण बना तो पहली गलती मेरी थी, लेकिन आज आपने भी मुझे मारने की कोशिश की। हम दोनों नायक कुल के हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ये दुश्मनी जारी रहे। तो क्या हम इसे यहीं खत्म कर दें? यशवंत नायक रेयांश के स्वभाव को अच्छी तरह समझते थे। उदाहरण के लिए राजवंशी कुल के लोगों के साथ रेयांश के व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट था कि रेयांश एक ऐसा इंसान था
जो अपने साथ हुई छोटी सी छोटी ज्यादती का भी बदला लेता था। इस बार यशवंत ने रेयांश को लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था। और फिर जब नायक कुल के पूर्वज ने यशवंत के जीवन का निर्णय रेयांश के हाथों में सौंप दिया, तो यशवंत नायक को समझ आ गया कि शायद उसका अंत निकट था। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।